हेलो बच्चों, तो मैं फिर से आ गया हूं आप सबके सामने एक नया सा वीडियो लेकर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे। मानव स्वास्थ्य और रोग से रिलेटेड बातें आज हम करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं स्वास्थ्य। आपने कहीं ना कहीं ह्यूमन रिप्रोडक्शंस में पढ़ा है, ह्यूमन हेल्थ वगैरह में भी ये सब चीजों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा है कि हम स्वास्थ्य किसको कहते हैं। जो सामाजिक रूप से, जो मानसिक रूप से, जो शारीरिक रूप से एकदम ठीक ठाक हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं। मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेल्थी पर्सन्स कहते हैं, है ना। चलिए, तो अब हम बात करते, ऐसा नहीं है कि कोई अगर ठीक ठाक दिख रहा है, अच्छा सा दिख रहा है, तो उसका मतलब वो हेल्थी ही होगा। हो सकता है मेंटली रूप से प्रिपेयर ना हो, सोशली रूप से वो प्रिपेयर ना हो, तो उसे भी हम नॉन हेल्थी के ही कैटेगरी में रखेंगे, उसको हम पर्सनली हेल्थी नहीं कहेंगे। तो चलिए हम आज बात करने वाले हैं इस पे कि डिजीज की, हेल्थ की तो मैंने थोड़ी सी बात कर ली कि स्वास्थ्य किसको कहते हैं। चलिए एक लाइन में मैं परिभाषा यहां पे लिख देता हूं। when a human being, ऐसे लिख, human being when human being are mentally, physically, mental, physical and social well-beings होने चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? हेल्थी कहेंगे। तो आप देख सकते हैं एक अच्छा सा परिभाषा है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हेल्थी के बारे में। आप देख रहे हैं कि इसको मैंने अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। तो आप देख सकते हैं भाई, हेल्थ से ही हम अलग अलग प्रकार के डिफेक्शंस आते हैं हमारे शरीर में, बीमारियां आती हैं, बहुत सारी चीजें आती है। अगर मान लीजिए हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम प्रॉपर रूप से काम भी नहीं कर पाते हैं, हमें जो क्रियाविटी होती है, एक्टिविटी होती है, वो अच्छे तरह से हम कर नहीं पाते, हमारे अंदर की जो क्षमता होती है वो अच्छे से उभर कर नहीं आती है। अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो हम उस पर बहुत अच्छे ढंग से काम करते हैं। आपको पता है ये जो स्वस्थ सब है वो बहुत पहले से ही लागू होते आ रहा है। कहा जाता है कि पहले के समय में जो लोग सब थे योगा वगैरह करते थे, आपने नाम सुना होगा, है ना। हिपोक्रेटस नाम के एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। उनका मानना यह था कि स्वास्थ्य का वो कुछ अलग ही परिभाषित करते थे। वो वैज्ञानिक नहीं कहिए, वो एक विचारधारा वाले लोग थे। तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने बताया था, उन्होंने कुछ गलत बात भी बताई थी। तो चलिए हम बात बताने वाले हैं एक एक करके उस सब के बारे में। उन्होंने कहा था स्वास्थ्य से रिलेटेड कि जो दो तरह के इस धरती पे लोग पाए जाते हैं मनुष्य की, अगर हम बात करें तो काले पित्त वाले और थोड़े से माने ब्लैक वाइल वाले और एक नॉर्मल वाइल वाले। तो ब्लैक पित्त वाले जो लोग थे ना, उसका शरीर का जो टेम्परेचर होता था वो थोड़ा सा हाई होता था, और एक और होते थे जिसका क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर होता था। तो वो जब थर्मामीटर से नापे तो सही मायने में ऐसा ही दिख रहा था। तो बट उन्होंने बस ये बोल दिया क्या कि जो ब्लैक पित्त वाले जो लोग हैं ना, उनको ना हमेशा बुखार रहता है, वो अस्वस्थ है, जबकि ये बात उन्होंने कहीं ना कहीं गलत बोला था। इस बात को डिस्प्रूव करने के लिए एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। वो उन्होंने थर्मामीटर का यूज करके बताया था कि जो ब्लैक वाइल वाले लोग हैं ना, उसका शरीर का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बाकी की अपेक्षा, जिसके कारण उसका टेम्परेचर ज्यादा शो करता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो अस्वस्थ है। तो उन्होंने ऐसी बातें कही थी। और आपको पता होना चाहिए कि विलियम हार्वे जो थे, उन्होंने परिसंचरण के बारे में भी बताया था, खोज किया था कहीं ना कहीं। परिसंचरण क्या है? तो अपने शरीर में जो रक्त का जो चाप है, समझ रहे बात तो, उसी को हम लोग परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो आइए जरा सा हम हेल्थ में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं अफेक्टेड बाय हेल्थ को क्या क्या इफेक्ट कर सकता है। अब देखिए, आपको पता है जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवंशिक विकार आ सकता है। यानी कि आनुवंशिक विकार वो है जो बच्चे को जन्मजात होता है, माँ बाप से ही वो चीज आ जाता है। अगर किसी तरह का कोई डिसऑर्डर है, ऐसी डिसऑर्डर, तो उनके माँ बाप से ही आ जाता है। इसी को आनुवंशिक विकार कहते हैं। यहां देखिए कुछ होता है इन्फेक्शंस के द्वारा। इन्फेक्शंस क्या है? तो किसी कॉन्टामिनेटेड पैथोजेंस के कारण,
जो बाहर का पैथोजन है उसके कारण इन्फेक्शन हो सकते हैं। बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोन्स हो गया, है ना, फंगस हो गया, ये सारे के सारे चीज इन्फेक्ट कर सकते हैं। दूसरा नंबर पे लाइफ स्टाइल्स, जीने का तरीका, तौर तरीका से भी हम कभी कभी अस्वस्थ हो जाते हैं। हमारा जो शरीर का जो कहते हैं ना लाइफ स्टाइल जो होता है ना, उसके कारण प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम किस तरह की भावनाएं रखते हैं, किस तरह की सोच विचार रखते हैं, किस तरह से रहते हैं, वो लाइफ स्टाइल भी कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट करता है। खान पीन वो हर चीज करता है, हमारी स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। अच्छा आइए, यहाँ पे कुछ चीज और भी दिया है, और अवेयरनेस अबाउट द डिजीज, हमें अवेयर होना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। और मैंने आपको कहीं ना कहीं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर है उसमें बड़े ही बेहतरीन तरीका से समझाया था, आप जाके वहां पे वीडियो देख सकते हैं। मैंने उस पर पर्सनल वीडियो बना दिया था, अवेयरनेस अबाउट अ डिजीज, लोगों को समझाया जा सके, है ना, डिजीज के विषय में, अगर किन्हीं को अच्छी जानकारी है तो। अब देखिए यहाँ पे, या किसी अच्छे सलाहकार से जो उसके विषय में अच्छे ज्ञाता है, समझ रहे हैं, वो आपको एक सही जानकारी दे सकते हैं। हमें उनसे नहीं लेनी चाहिए जिन्हें आधा अधूरा ज्ञान हो, है ना। चलिए आइए हम बात करते हैं वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के बारे में। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, तो आपको पता है टीकाकरण जिसको कहते हैं, और इम्यूनाइजेशन यानी कि प्रतिरक्षक। चलिए मैं आपको साधारण से शब्दों में थोड़ा थोड़ा इस सब के बारे में बता देता हूं। आपने पढ़ा था कि दो तरह के इम्यूनिटी होते। इम्यूनिटी होते क्या है, बाहर का जो पैथोजन होता है ना, उसके रिस्पेक्ट में हमारा शरीर उसे लड़ने का काम करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। उसी को इंग्लिश में कहते हैं इम्यूनाइजेशन। तो ये आपको क्लियर हुई। और ये जो इम्यूनाइजेशन है, प्रतिरक्षा है, ये मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। पहला होते हैं सक्रिय, है ना, और एक क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं, एक्टिव, और क्या होते हैं, पैसिव होते हैं। दोनों तरह के होते हैं। चलिए थोड़ा सा हम और बात करते हैं, है ना। एक और आप कह सकते हैं, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होते हैं, और एक और होते हैं जिसका नाम है पैसिव, पैसिव इम्यूनिटी। अच्छा, मैंने ये जो नाम जो बताया है एक्वायर्ड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक को सक्रिय कहते हैं और एक को उपार्जित कहते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, इसी को इंग्लिश में एक्टिव भी कह लेते हैं। तो मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं अच्छे से समझाऊंगा एक्वायर्ड और पैसिव क्या होता है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं पैसिव के बारे में। जो पैसिव जो इम्यूनिटी है ना, वो खास तौर पे हमारा शरीर जब बच्चे जन्म लेते हैं ना, उसी समय से स्टार्ट हो जाता है। ये समझ रहे बात तो कि नहीं। ये शरीर में खास तौर पे जैसे मान लीजिए कि अलग अलग प्रकार के बैरियर होते हैं, फिजिकल बैरियर हो गया, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया, उसके बाद सेलुलर हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गया, ये सारे के सारे बैरियर होते हैं। आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं, वैसे मैं एकदम संक्षेप में सारा बात लिख देने वाला हूं, तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा। फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, और ये सेलुलर हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गया, एक एक बैरियर के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो हम फिजिकल में आपको क्या बताए थे, याद कीजिए। फिजिकल में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा स्किन हो गया, ये भी हमारा प्रतिरक्षा का काम करता है। जो पैथोजेंस अगर बाहर से आते हैं तो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में देखिए क्या है, स्किन है, जिससे हमें क्या करने का काम करता है, बचाने का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल के बाद क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल, जिसमें आ जाएगा आपका सलाइवा, टीयर्स, जो आंखों की जो आंसू है, वो जो सलाइवा है, वो सब क्या करने का काम करता है, बचाने का काम करता है। आपको पता है कि आपके माउथ खुले रहते हैं तो उस वक्त भी बैक्टीरिया तो इंटर कर सकता है, बट अपने सलाइवा में एसिड पाया जाता है, जिसके कारण ना वो अंदर तक नहीं जा पाता है, कहीं ना कहीं उसे इफेक्ट होकर वो खत्म हो जाता है। तो ये भी हमारे लिए प्रतिरक्षा का काम कर रहा है, बचाने का काम कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। तो चलिए आगे की ओर हम चलते हैं। अब सेलुलर, यानी कि आपका सेल अंदर, मान लीजिए कि दोनों चीजों से अगर आपका शरीर नहीं बचा पाया तो फिर आपको सेलुलर लेवल पे काम करना पड़ेगा। सेलुलर लेवल का मतलब ये हो गया कि आपका WBC, समझ रहे बात हो ना, WBC ही पर्सनली लड़ने का काम करता है। इसमें अलग अलग प्रकार के
विच कानू पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट जिसको कहते हैं हम, बी और टी, हम बात करेंगे आगे की ओर। अब इसी में मान लीजिए सेलुलर मैंने आपको समझा दिया, उसके बाद एक और होता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें इंटरफेरॉन्स सब आ जाते हैं, तो ये सब चीज सब आप ध्यान रख सकते हैं। ये सारे के सारे पीएमएलटी सेल आ जाते हैं, तो ये सब चीज इसको बचाने का काम करता है। अब देखिए एक चीज और, आपको यहाँ पे वैक्सीनेशन समझ में आया, मैंने आपको कहा ना 2 तरह के वैक्सीनेशन भी होते हैं। अच्छा, ये वैक्सीनेशन के अंतर्गत ना ये पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है, इसमें आर्टिफिशियल होता है। जैसे मैं मान लो कि बच्चे को, अगर मान लीजिए किसी तरह, मैं सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए कि किसी इंसान को किसी सांप ने डस लिया, समझ रहे बात हो ना, तो उसको हम किस तरह का वैक्सीनेशन करेंगे, तो आपको ये बात क्लियर होना चाहिए, पैसिव इम्यूनाइजेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ना बना बनाया हम एंटीबॉडी उसके शरीर में डाल देते हैं टीका के रूप में। आप लोग को भी पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि बच्चे जब बड़े छोटे रहते हैं तो उस वक्त पोलियो का टीका पिलाया जाता है, ओरल के थ्रू कुछ इंजेक्शन यहाँ पे टीका के तौर पे लगाया जाता है, आपको पता होगा। तो वो क्या है, वो सब के सब आर्टिफिशियल है, वो सब पैसिव इम्यूनाइजेशन है, वो बचपन में ही दे दिया जाता है बच्चे को, ताकि क्या हो कि उससे जो रिलेटेड अगर कोई पैथोजन बाद में इसके शरीर में इंटर करे तो उसके रिस्पेक्ट में उसने एंटीबॉडी बना रखा है, तो उससे वो आराम से लड़ सके, इसीलिए ऐसा किया जाता है। तो आपको ये एकदम क्लियर हो गया टीका क्या हो, वैक्सीनेशन का मतलब ये होता है टीका, है ना, जो बाहर से हम एंटीबॉडी देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने वैक्सीनेशन बोला है, कुछ टीके ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ एंटीबॉडी ऐसे होते हैं जिसको हमको नेचुरली मिल जाता है, माता पिता से भी मिल जाता है। चलिए मैं उसकी भी बात करूंगा आगे की ओर। आपको पता है कि कुछ एंटीबॉडी जो माता पिता से मिलता है, उसका नाम 2 एंटीबॉडी, एक IgA IgG है ना। पहला बार जो बच्चे मदर का मिल्क लेता है तो उस समय ना IgG उसको मिल जाता है ना। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि जो प्रथम बार जो दूध होता है ना उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, और बच्चे को शायद वो प्रथम दूध अपनी माँ का लेना चाहिए, लेना इंपॉर्टेंट कहा जाता है, क्योंकि उसमें ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडी पाया जाता है जिससे उसका प्रतिरक्षा होता है, तो जरूरी भी होती है। तो चलिए, और एक और होता है जो अपरा के थ्रू मिलता है, प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है, जब बच्चे माँ के गर्भाशय में ही होते हैं तभी होते हैं, उसका नाम है, उस एंटीबॉडी का नाम है IgG, समझ रहे बात, नहीं सॉरी IgA नाम है, IgA नाम है, और एक का नाम है IgG, तो आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर के द्वारा हम किसी चीज को कैसे कंट्रोल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे भाई सिंपल सी बात है कि मैंने अभी आपको बताया ना वैक्सीनेशन के बारे में, कुछ ना कुछ कंट्रोल ऑफ वेक्टर वैसे ही है। जैसे मान लीजिए कि किसी तरह की कोई बीमारी फैल रही है, अब उसको हमको रोकने के लिए कोई ना कोई वेक्टर का यूज करके, अभी के समय में आपको पता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके ये सब चीज आराम से बनाया जाता है, समझा तो ना, उसके हिसाब से वैसा एंटीडोट तैयार किया जाता है और इंसान में डायरेक्ट वो डाल दिया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल ऑफ वेक्टर। वेक्टर किसी सहायक वेक्टर का यूज करके हम क्या कर देते हैं, शरीर में भेज देते हैं, समझ रहे बात तो कि नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ द हाइजीनिक फूड, ये तो सबसे बड़ी बात है। अभी के समय में जो सबसे ज्यादा बीमारी पैदा करने का काम करता है, कहीं ना कहीं ये भी करता है भाई, कि आपको खाने का कोई ठिकाना नहीं है, खाना है थोड़ा सा खा लिए, हद से ज्यादा, आपको कोई अच्छा चीज मिल गया तो इतना ही खा लिए कि आपका तबीयत ही खराब हो गया। तो पर्सनली इस सब चीजों पे भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह की भोजन खान पान ले रहे हैं। अब मान लीजिए कि खाना चाहिए नॉर्मल फूड, तो खा रहा है बहुत तीखा फूड खा रहा है, स्पाइसी खा रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो आप खाते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपके हेल्थ को क्या कर देगा, डिफेक्ट कर देगा। चलिए अब आप यहाँ देख सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेस ETC, कह रहा है हमें वाटर रिसोर्सेस के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। वाटर रिसोर्सेस कहे तो हमें जहां से पानी वगैरह पीते हैं तो वहां का पर्सनली अच्छे से साफ सफाई होनी चाहिए, तो ये बात आपको पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि आप अगर कंटामिनेटेड वाटर अगर लेंगे, कंटामिनेटेड का मतलब होता है दूषित पानी लेंगे, तो उससे आपको क्या हो सकती है, बीमारियां हो सकती है। तो ये पर्सनल इस पूरे पॉइंट पर आप ध्यान दे सकते हैं, मैंने इसीलिए इस पॉइंट को बताया है। आर द नेसेसरी फॉर द अचीविंग ऑफ द गुड हेल्थ, भाई ये सारा नेसेसरी है आपके गुड हेल्थ के लिए। अगर इसमें से कुछ भी आपको अगर सही जानकारी नहीं होती है, या आपको वैक्सीनाइजेशन इम्यूनाइजेशन के बारे में थोड़ी सी पता नहीं होती है, या इसमें से भी आप फिर सोच रहे होंगे कि सर प्रतिरक्षा को हम अपना कैसे वेल डेवलप कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, तो देखिए उसका कई तरीका होता है। आपको पता है जब आप NCERT का ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले के समय में हमारे यहाँ तो उतने आयुर्वेदा सिस्टम सबसे ज्यादा था, अभी ना आ गया है मार्केट में अंग्रेजी दवाई, तो ये सारी दवाइयां, बहुत सारी दवाइयां आ गई है। पहले हमारे यहाँ क्या चलता है, आयुर्वेदिक दवाई चलता था,
समझे बातों की नहीं। उसके बाद जो हमारे यहाँ ऋषि मुनि थे वो कहते थे कि एक्सरसाइज करो, योगा करो, ये सब चीज सब किया करो, और कहीं ना कहीं लोग वाकई में उसी से बहुत स्वस्थ रहते थे। बट आज के समय में आप देख लो तो ये क्रिटिकल सबसे ज्यादा बढ़ गया है। रीजन क्योंकि इतनी ज्यादा सुविधाएं हो गई, इतनी सारी चीजें हो गई है, फिर भी इंसान परेशान रह रहा है, फिर भी इंसान तंग रह रहा है। कहीं ना कहीं उसका परेशानी का कारण या उसका हेल्थ स्वस्थ का कारण वो कहीं ना कहीं खुद भी है, और कहीं ना कहीं पर्यावरण की बातें सुनकर, बहुत सारी बातें सुनकर वो परेशान रह रहा है। तो ये उसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं मैं हमेशा यही कहता हूं हर किसी से कि आप स्वस्थ अगर अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखिए, कभी भी इधर उधर की बातें ना सोचे, और आप हो सके तो थोड़ा थोड़ा योगा वगैरह किया करें, उससे आप क्या रहेंगे, एकदम फिट रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। चलिए आइए अब हम आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे एक चीज और देख रहा है, मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। यहाँ पे फिर से वही बात आ गई, बैलेंस डाइट, है ना। हमें डाइट यानी कि भोजन को एकदम डाइट में एकदम बैलेंसिंग में लेना चाहिए। पर्सनल हाइजीनिक, है ना, हमें हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, देखिए ये बात आइए गया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि थोड़ा ना थोड़ा इंसान को योगा करते रहना चाहिए, ये ज्यादा नहीं, कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका दिमाग का जो चलने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा तेज रहेगा, आप तेज सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे और अच्छी बातें करेंगे, है ना। और चलिए, और आपका जो माइंडसेट होगा एकदम अच्छा होगा, तो ये आपके शरीर में एक पॉजिटिव जो एनर्जी है ना उसका इंक्रीमेंट होगा, और वही आपको अच्छा चीज करने के लिए पुश आउट करेगा। तो यही करना चाहिए। आगे की ओर हम चलते हैं। अब ये मैंने हेल्थी के बारे में आपको एक एक चीज समझा दिया। अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि वाकई में हेल्थी का परिभाषा क्या होना चाहिए। व्हेन अ वुमेन आर मेंटली, क्या होना चाहिए, मेंटली, फिजिकली एंड सोशल वेलबींग होना चाहिए, बड़ा जरूरी का चीज है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिजीज की। अब आइए, हेल्थ की तो मैंने बात कर लिया, अब हम किसकी बात करते हैं, रोग की। डिजीज, डिजीज का मतलब रोग होता है। आपको पता है डिजीज दो तरह के होते हैं, एक इन्फेक्शियस और दूसरा नॉन इन्फेक्शियस। हिंदी में उसी को कहते हैं संक्रामण और असंक्रामण, है ना, संक्रमित और असंक्रमित। चलिए, तो संक्रामण रोग क्या है और असंक्रामण रोग क्या है, दोनों पे हम लोग बात करते हैं। संक्रामण रोग वह है जो किसी पैथोजन के द्वारा, समझ रहे बात तो कि नहीं, लोगों में माने किसी अफेक्टेड पर्सन के द्वारा और भी लोगों में फैले, उसको हम लोग संक्रामण रोग कहते हैं। जैसे मैं मान लीजिए कि किसी इंसान को किसी तरह का पैथोजन से उसको बैक्टीरियल डिजीज है या किसी तरह का रोग है, अब वो ऐसी रोग है जो फैल सकता है, समझ रहे बात हो ना। तो बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार का हो सकता है, समझ बात हो कि नहीं। ज्यादातर तो वायरल ही इफेक्ट करता है ना, फैलने वाला होता है। तो उसी चीज को हम लोग इन्फेक्शियस कहेंगे, और नाम से ही पता चला असंक्रमित, नॉन इन्फेक्शियस, यानी कि जो ना फैले। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन इन्फेक्शियस में सबसे डेंजर कौन है सर, उसका मतलब सर फैलता नहीं है तो उतना खतरनाक नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं। नॉन इन्फेक्शियस में एक डिजीज आता है जिसको हम लोग कहते हैं कैंसर। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, और इनसे अभी के समय में बहुत ज्यादा लोग मरे हैं, समझ रहे बात हो ना। तो ये एक खतरनाक भी है, आपको मैंने कहीं ना कहीं बताया भी था। चलिए, नहीं बताया था तो अब मैं बता देता हूं कि ये जो बीमारी है, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं यहाँ पे, संक्रमण, संक्रामक, सॉरी संक्रामक लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये थोड़ा सा रेड कलर से कम दिखता होगा आप लोग को, इसलिए ब्लैक कलर से लिख देते हैं। संक्रामक या संक्रमण कहिए, असंक्रमण, असंक्रमण, असंक्रामण, संक्रमण न लिख लीजिए, संक्रमण ज्यादा अच्छा है। चलिए, संक्रमण हो गया, ये असंक्रमण हो गया, नाम से बुझा रहा है। चलिए, तो अब देखिए ये क्या होता है, ये नीचे लिख देते हैं हम, है ना। ये क्या होता है, मैं साधारण से शब्दों में लिख देता हूं, है ना। ये फैलने वाला होता है, फैलने वाला, फैलने वाला होता है। चलिए, आइए देखिए, नहीं फैलने वाला होता है। देखिए क्या होता है, नहीं फैलने वाला होता है। आप लोग कहते हो ना कि सर सिर्फ इंग्लिश में लिखते हो, चलो तो मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी भी यूज कर लेता हूँ। फैलने, फैलने वाला, है ना। असंक्रमण का मतलब नहीं फैलने वाला होता है ना। तो चलिए, आप देख रहे हैं आप यहाँ पे, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे इन्फेक्शंस यानी कि इन्फेक्शंस की बात कर लेते हैं ना, क्या कॉज ऑफ पैथोजेंस। ये पैथोजेंस के कारण ही इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस वाली बीमारी होती है। तो चलिए, इसका एग्जांपल थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। वैसे तो है कैंसर, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबके बारे में हम पढ़ेंगे भाई, इसमें तो ढेर सारा हो जाता है इन्फेक्शियस में। आइए हम बात करते हैं,
एक एक करके डिजीज के नाम पर बात करते हैं। इन्फेक्शियस, देखिए यहाँ पे इन्फेक्शियस की संक्रमण धातु की बात करते हैं। यहाँ देखिए एक बीमारी आप देख रहे हैं सैल्मोनेला टाइफी, है ना। ये एक ऐसी बीमारी है, ये टाइफाइड जिसको हम कहते हैं, इससे क्या हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। देख सकते हैं आप, टाइफाइड हो गया, है ना। इसी को हम लोग, इसको जरा सा हम ऊपर लिख ले क्या, अच्छा इसको इधर से मिटा देते हैं हम, ताकि आपको सही रहेगा। चलिए इसको लिख लिए होंगे आप लोग, समझाने में मेरे को सही रहेगा। चलिए यहां पे देखिए, आप देख रहे हैं सैल्मोनेला के बारे में मैं बात कर रहा था। यहाँ पे आप देखिए सैल्मोनेला, है ना, सैल्मोनेला, है ना, सैल्मोनेला टाइफी, टाइफी ये पैथोजेंस है ना। इसमें क्या पाया, पैथोजन टाइफाइड। देखिए यहाँ पे बीमारी है, टाइफाइड हो जाती है, टाइफाइड, सॉरी, टाइफाइड हो जाती है। आप देख सकते हैं टाइफाइड है। अब ये टाइफाइड जो बीमारी है, मैंने आपको बताया है, ये इस बीमारी में दरअसल होता क्या है, इंसान का जो शरीर है ना 39 से 40 डिग्री सेल्सियस पे हमेशा रहता है, यानी कि शरीर का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहता है। पहली बात ये कहा जाता है कि ये जो हमें बीमारी होती है, ये कंटामिनेटेड, मुख्य मैं बातें कर रहा हूं, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, फूड एंड वाटर से होता है, यानी कि संदूषित भोजन और पानी से होता है। याद रख सकते हैं आप, संदूषित भोजन और पानी से होता है, पानी से होता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, संदूषित भोजन और पानी से होता है। अच्छा अगर हम बात करें तो ये जो बीमारी है, इसके लक्षण क्या क्या है। देखिए इस बीमारी में ना खास तौर पे सिर दर्द करेगा, शरीर दर्द करेगा, समझे, बुखार रहेगा हमेशा, तो ये इसके मुख्य लक्षण है। तो मैं सारा बात नहीं लिख रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं, है ना। चलिए तो ये आपके लक्षण सब आप ध्यान रख सकते हैं। सिर दर्द करेगा, समझे बात हो कि नहीं, सिर दर्द करेगा, और देख सकते हैं आप सिर दर्द हो गया, बुखार लगा रहेगा, बुखार हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, सिर दर्द, बुखार। उसके बाद कपकपी वाला बुखार वैसा नहीं, कपकपी वाला बुखार रहता है, एकदम थरथरा देगा, समझो तो कि नहीं, बुखार हो गया। चलिए अब देखिए एस में टेम्परेचर शरीर का हमेशा रहता है 39 से 40 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ये सब मुख्य इसके लक्षण है, तो लक्षण आप ध्यान रख सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि भाई इसके जांच के लिए क्या यूज किया जाता है। तो देखिए जांच के लिए यूज करते हैं विडाल टेस्ट। क्या यूज करते हैं, विडाल। तो विडाल है, विडाल टेस्ट होता है, इसी से हम लोग पता करते हैं कि इस तरह का टाइफाइड वाली बीमारी है, समझ रहे बात। तो चलिए ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, मैं उतना गहराई में नहीं जाऊंगा, आप बस जान लो जांच होते, विडाल टेस्ट होते, ये सारा चीज आपको समझ में आ गया। चलिए तो अच्छा इसके बारे में कुछ कहानी भी है कि ये सबसे पहले बार जो फैला था ना, एक मेरी मिलोन्स नाम की एक औरत थी, वो कुकिया थी, समझे बातों की नहीं। तो वो खाना परोसी लोगों को दिया करती थी, तो उसको इस तरह की बीमारी नहीं थी, क्योंकि उसमें ये पैथोजन इफेक्ट नहीं कर रहा था। वो क्या करती थी, खाना परोसकर सबको दिया करती थी ना, तो वो जिस को देती थी, मैंने आपको बोला ना ये बीमारी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, यानी कि संदूषित पानी वगैरह से ये फैलता है। तो हो सकता है भोजन देती होगी या